नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। खबर चालीसा यानी एक ऐसा बुलेटिन जहां पर आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें, वो भी फटाफट अंदाज में। शुरुआत में हम आपको बताते हैं कारोबार की खबरों को, इसके साथ ही बताते हैं राजनीति, और बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होती है राज्यों की अहम खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। यानी कि दिन भर की भाग दौड़ में कोई भी खबर आपसे अगर छूट गई है तो आ जाइए जी बिजनेस पर, देखिए खबर चालीसा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर चालीसा की। वायदा बाजार में जून सीरीज के एक्सपायरी वाले दिन बाजार आज मजबूती के साथ बंद हुए। बाजार की आज मजबूती के साथ शुरुआत हुई। निफ्टी 50 कई पॉइंट ऊपर 15,750 पर खुला। कारोबार के दौरान ये 120 पॉइंट के दायरे में ऊपर नीचे हुआ। सेंसेक्स की भी शुरुआत स्ट्रांग हुई। ये 200 अंक की मजबूती के साथ 52,514 अंक पर खुला था। कारोबार के दौरान ऊपर 52,830 अंक तक किया गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 393 अंक की बढ़त के साथ 52,699 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 103 अंक की बढ़त के साथ 15,790 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार को सपोर्ट देने वाले शेयरों में इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एल&टी, जेएसडब्ल्यू स्टील और एशियन पेंट्स शामिल रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अडानी पोर्ट्स, ओएनजीसी, भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड और टाइटन में कमजोरी रही। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स 0.28% की गिरावट के साथ आया और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब फ्लैट बंद हुआ। सेक्टर इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी के आईटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा 2.79% का उछाल आया। निफ्टी बैंक, मेटल और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर इंडेक्स में 0.5% से ज्यादा की मजबूती आई। बाजार पर एनर्जी, मीडिया और रियल्टी इंडेक्स में 1% से ज्यादा की गिरावट के चलते दबाव रहा। फार्मा इंडेक्स में 0.36% की कमजोरी रही। आज स्टॉक मार्केट में 2 शेयरों में ट्रेडिंग शुरू हो गई। सोना कॉमस्टार की लिस्टिंग कुछ कमजोर रही, लेकिन जल्द ही इसके शेयर ने रफ्तार पकड़ ली। श्याम मेटालिक्स का शेयर इंट्राडे में 30% तक चढ़ा। अंत में सोना कॉमस्टार करीब 24% की तेजी पर बंद होने में कामयाब रहा। वहीं श्याम मेटालिक्स भी आज करीब 23% की तेजी के साथ बंद हुआ। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का कहना था कि श्याम मेटालिक्स पर लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करना चाहिए। सोना कॉमस्टार पर अनिल सिंघवी का कहना है कि इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। कंपनी बेहतरीन है, प्रमोटर्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में स्टॉक में अच्छा रिटर्न दिख रहा है। रिलायंस ने अपनी एजीएम में 5G फोन लाने की घोषणा की है। गूगल के साथ मिलकर जियो अपना स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च करेगी। कंपनी ने इसे 10 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी के खास मौके पर पेश करने की घोषणा की है। इस फोन की कीमत बेहद कम होगी, जिसे आसानी से हर व्यक्ति खरीद सकेगा। ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगा। इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। फोन के बैक में सिंगल रियर कैमरा और एलईडी फ्लैश हैं। जियो फोन नेक्स्ट में वॉइस असिस्टेंट, ऑटोमेटिक रीड अलाउड ऑफ स्क्रीन टेक्स्ट और लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स मिलेंगे। अंबानी ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सऊदी अरामको को ऑयल टू केमिकल बिजनेस में स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया है। इस साल सऊदी अरामको के साथ औपचारिक पार्टनरशिप होने की उम्मीद है। मुकेश अंबानी ने आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 44वीं एजीएम में यह ऐलान किया। मुकेश अंबानी ने रिन्यूएबल एनर्जी में नए एनर्जी बिजनेस में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि रिलायंस ने अगले 15 साल में कार्बन मुक्त कंपनी बनने का लक्ष्य रखा है। एजीएम में मुकेश अंबानी ने कहा कि सऊदी अरामको के चेयरमैन और सऊदी अरब के $430 अरब के सॉवरेन वेल्थ फंड के गवर्नर यासिर अल रुमायन रिलायंस के बोर्ड से जुड़ेंगे। वो रिलायंस के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने 3 मशहूर फैशन डिजाइनर्स मनीष मल्होत्रा, रितु कुमार और सब्यासाची को पूछताछ के लिए नोटिस दिया है। इन तीनों पर पंजाब में कांग्रेस पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खैरा से नकद पैसा लेने का आरोप है, जो कि लाखों में है। दरअसल सुखपाल सिंह खैरा और उनके दामाद इंदरवीर सिंह जोहल समेत 9 लोगों के ठिकानों पर ईडी ने 9 मार्च को छापेमारी की थी। ये छापेमारी दिल्ली, चंडीगढ़ और
पंजाब में 12 ठिकानों पर की गई थी। उसी दौरान जो सबूत ईडी के हाथ लगे, उसी में एक डायरी भी बरामद हुई जिसमें इन तीनों को नकद भुगतान का हिसाब किताब लिखा था। सुखपाल सिंह खैरा पहले आम आदमी पार्टी में थे, उसके बाद अपनी पार्टी बनाई और अब कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। 466 करोड़ रुपए के यस बैंक लोन फ्रॉड मामले में सीबीआई ने आज मुंबई स्थित सीजी पावर के दफ्तर में छापेमारी की। सीबीआई ने कंपनी के मुंबई स्थित 4 ठिकानों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि सीजी पावर को पहले क्रॉम्पटन ग्रीव्स के नाम से जाना जाता था। यस बैंक लोन फ्रॉड केस में उद्योगपति गौतम थापर का भी नाम है। मामला सामने आने के बाद अगस्त 2019 में सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन ने गौतम थापर को कंपनी के चेयरमैन पद से हटा दिया था। हालांकि थापर लगातार इस बात से इनकार करते आ रहे हैं कि उन्होंने कोई घोटाला किया है। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस बिजली के उपकरण बनाती है और ये अवंता ग्रुप का हिस्सा है। यस बैंक में आम लोगों के पैसों के साथ हेराफेरी करने के मामले में गौतम थापर की जांच चल रही है। देश की जीडीपी को लेकर S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने आज नया अनुमान जारी किया। रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के ग्रोथ रेट के अनुमान को 11% से घटाकर 9.5% कर दिया है। इसके साथ ही रेटिंग एजेंसी ने चेतावनी भी दी है कि कोविड महामारी से जुड़े जोखिम आगे भी बने हुए हैं। एजेंसी ने कहा है कि अप्रैल मई में कोविड की दूसरी लहर के चलते राज्यों की तरफ से लॉकडाउन लगाए जाने से आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा है। एजेंसी ने कहा कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की बैलेंस शीट को हुए नुकसान से अगले कुछ सालों के दौरान ग्रोथ रेट बाधित होगी और 31 मार्च 2022 के खत्म होने वाले वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रह सकती है। तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में पेट्रोल 26 पैसे महंगा होकर 97 रुपए 76 पैसे और डीजल 7 पैसे महंगा होकर 88 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। जून में तेल की कीमतों में ये 13वीं बढ़ोतरी है। इस दौरान पेट्रोल 3 रुपए 53 पैसे, डीजल 3 रुपए 15 पैसे महंगा हो चुका है। देश के 14 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के सभी जिलों में पेट्रोल 100 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मणिपुर, ओडिशा, चंडीगढ़, तमिलनाडु और लद्दाख में भी कई जगहों पर पेट्रोल 100 रुपए लीटर के पार निकल गया है। कच्चे तेल के बढ़ते दामों के कारण आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में और इजाफा हो सकता है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। ये एक अनोखा लोन प्रोडक्ट है जो हेल्थ केयर सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। बैंक की ओर से जारी बयान के मुताबिक ये नया लोन कैश क्रेडिट, टर्म लोन, बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट के रूप में लिया जा सकता है। इसके तहत कम से कम 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा, जबकि अधिकतम 100 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा। ये लोन 10 साल के लिए होगा और इसके तहत नई फैसिलिटी के विस्तार और सेटिंग्स पर खर्च करना होगा। इसके तहत सभी हेल्थ केयर इकोसिस्टम जैसे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब, सप्लायर्स, इंपोर्टर्स और लॉजिस्टिक कंपनियां लोन ले सकती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर को लेकर आज दिल्ली में मैराथन बैठक हुई। ये बैठक पीएम आवास पर हुई और करीब 3.5 घंटे तक चली। इस महाबैठक में गुपकार ग्रुप के फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, रविंद्र रैना, कविंद्र गुप्ता, निर्मल सिंह और सज्जाद लोन समेत कई नेताओं ने शिरकत की। इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोवल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा केंद्र के अन्य कई अफसरान मौजूद थे। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के करीब 2 साल बाद कश्मीरी नेताओं के साथ पीएम की यह बैठक हुई। गृह मंत्री जी ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने भी यह आश्वासन दिलाया था हमको कि हम स्टेटहुड बहाल करेंगे एक समय पे। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पीएम मोदी के साथ आज गुपकार नेताओं की बैठक हुई। वहीं कश्मीर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। ममता ने कहा कि कश्मीर की आजादी नहीं छीननी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में बीजेपी नेता के सिवा कोई भी कश्मीर नहीं जा सका। क्या सिर्फ बीजेपी देशभक्त है, बाकी सब आतंकवादी? स्टेटहुड छीनना क्यों
क्या जरूरत था? लोगों तो पहले आजादी लोगों को चाहिए। आजादी अगर छीन के लेता है तो सब आजादी तो चला जाता है ना। ये तो देश के लिए कोई काम पे नहीं आया। उपरंत ये 2 साल कश्मीर में कोई टूरिस्ट भी जाने नहीं पाया और देश के लिए भी एक इज्जत का सवाल, देश का बहुत बदनाम भी हुआ है। जैसा वैक्सीन के लिए बदनाम भी हुआ है, इसका लिए भी हुआ है। राजस्थान और पंजाब में राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के सभी महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और पीसीसी चीफ के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के कोविड मैनेजमेंट पर सवाल उठाए और कहा कि हमारी पार्टी पूर्ण टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाएगी। कोरोना की तीसरी लहर पर सोनिया गांधी ने कहा कि विशेषज्ञ अब से कुछ महीनों बाद संभावित तीसरी लहर की बात कर रहे हैं। इस पर भी तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है और हमें सक्रिय कदम उठाने चाहिए ताकि देश के लोग इस आपदा से बच सकें। हमें बेहतर तरीके से तीसरी लहर से निपटने के लिए कदम उठाने होंगे। राजस्थान में कांग्रेस सरकार में जारी अंदरूनी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बीते बुधवार को सरकार को समर्थन दे रहे 13 निर्दलीय विधायकों ने अशोक गहलोत सरकार को समर्थन जारी रखने का फैसला लिया और सचिन पायलट गुट पर हमला बोला। वहीं निर्दलीय विधायकों को पायलट गुट ने भी करारा जवाब देते हुए कहा कि सचिन पायलट शेर हैं और जब शेर निकलता है तो उसके मुकाबले के लिए गीदड़ एकजुट हो जाते हैं। मगर ये सच्चाई है कि 100 गीदड़ों का झुंड भी चाहे तो शेर का शिकार नहीं कर सकता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज मानहानि के केस में गुजरात के सूरत कोर्ट में पेश हुए। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने किसी समाज के लिए ये बात नहीं कही बल्कि चुनाव के दौरान एक राजनीतिक कटाक्ष किया था। आपको बता दें 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अपने एक संबोधन में सारे मोदी चोर हैं की बात कही थी। वहीं सूरत की कोर्ट में पेशी से पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा कि अस्तित्व का पूरा रहस्य यही है कि कोई डर ना हो। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। एलजेपी में बगावत के बाद अलग थलग पड़े चिराग पासवान को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऑफर दिया है और साथ ही याद दिलाया है कि कैसे लालू यादव ने 2010 में रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजने में मदद की थी। अब एलजेपी के पास कोई सांसद और विधायक नहीं थे। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान ऐसे समय पर यह ऑफर दिया है जब वो 5 जुलाई से हाजीपुर में अपनी बिहार यात्रा शुरू कर खोई हुई राजनीतिक जमीन फिर से हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के खामोशी अख्तियार करने पर चिराग पासवान आहत हैं और एलजेपी की छूट के पीछे चिराग जेडीयू की भूमिका को बता रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी ने चिराग को साथ आने का खुला ऑफर देकर बड़ा सियासी दांव चल दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरे को लेकर मोदी कैबिनेट में होने वाले विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि लगातार विपक्ष की ओर से आ रहे तमाम बयानों के बाद जेडीयू ने सफाई दी है कि नीतीश अपनी आंख का इलाज कराने के लिए दिल्ली गए हैं और अब जेडीयू की ओर से दी गई सफाई को भी विपक्ष ने आड़े हाथों ले लिया है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्र ने आरजेडी विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठा दिया है। दोनों ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश पर निशाना साधा और दिल्ली जाकर इलाज कराने को लेकर सवाल किया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का आलम ये देखिए कि 16 साल से लगातार राज करने वाले मुख्यमंत्री जी को सिर्फ आंख दिखाने के लिए दिल्ली तक जाना पड़ गया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसंख्या नियंत्रण कानून और धर्मांतरण पर बड़ा बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। जो प्रदेश देश के हित में होगा वो हर कदम उठाया जाएगा। न तुष्टीकरण की राजनीति होगी, न किसी के साथ भेदभाव होगा। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोई गुमराह करके या विदेशी पैसे का लालच देकर धर्मांतरण करेगा तो उसके लिए उत्तर प्रदेश कोई चारागाह नहीं। जो चरते रहें उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। कोरोना के मोर्चे पर लगातार जंग जारी है। देश में बीते 24 घंटे में 54,000 नए केस रजिस्टर हुए हैं। बता दें कि देश के 6 राज्यों से ही वायरस के कुल मामलों के 80% केस आ रहे हैं। ये राज्य हैं केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। वहीं बीते 24 घंटे में 1,321 लोगों की संक्रमण से देश में जान गई है। 69,000 लोग वायरस से ठीक हुए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव केस 6 लाख के करीब हैं। वायरस से रिकवरी रेट करीब 97% है।
कोरोना के साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो लगातार 5% के नीचे ये बना हुआ है। फिलहाल पूरे देश में 30 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का संक्रमण कम होने लग गया है, लेकिन इस बीच तीसरे लहर की आशंका जताई जा रही है। दुनिया भर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले देश के 8 राज्यों में सामने आ चुके हैं और इसका खतरा बढ़ने लगा है। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लॉकडाउन, वैक्सीनेशन और कोविड प्रोटोकॉल को कोरोना संक्रमण की लड़ाई में सबसे मजबूत हथियार बताया है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से बचने के लिए हमें अभी से उपाय करने होंगे, सतर्क रहना होगा। इसके साथ ही हमें उन सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो हम अब तक करते आए हैं। नवी मुंबई के एयरपोर्ट को पूरा होने में कम से कम 2 साल बाकी हैं, लेकिन पहले ही इसको लेकर सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। इस शोपीस परियोजना का नाम क्या होना चाहिए, जहां महाराष्ट्र सरकार और सिडको ने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बाल ठाकरे के नाम पर रखने का ऐलान किया था, लेकिन स्थानीय नेताओं की मांग है कि इसका नामकरण डीबी पाटिल के नाम पर किया जाना चाहिए, जिन्होंने लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्ड को 10 दिन के अंदर 12वीं क्लास की मूल्यांकन नीति बताने का आदेश दिया है और कहा है कि 31 जुलाई तक नतीजे घोषित हो जाने चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य और उनके बोर्ड अपनी नीति बनाने को स्वतंत्र स्वायत्त हैं, लिहाजा उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं होगा। गाजियाबाद वायरल वीडियो केस में उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भेजे गए नोटिस को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्विटर इंडिया को बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को ट्विटर इंडिया के मैनेजर डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को अंतिम राहत दी है। इसके साथ ही गाजियाबाद पुलिस ने से किसी तरह के बड़े कदम न उठाने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में अपने जन्म स्थान की यात्रा के लिए ट्रेन में सफर करेंगे। बता दें कि 15 साल के बाद कोई निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रेन में सफर करेगा। इससे पहले साल 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने ट्रेन में यात्रा की थी। वो भारतीय सैन्य अकेडमी के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड में शरीक होने के लिए विशेष ट्रेन से दिल्ली से देहरादून गए थे। देश के अधिकतर राज्यों में हो रही बारिश के बीच दिल्ली वालों को झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तापमान 40 के पार जा चुका है और इस महीने इस तपन से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली वालों को मानसून की बारिश के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। महानायक अमिताभ बच्चन ने सायन मुंबई के लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल को हाईटेक वेंटिलेटर और कुछ अन्य मेडिकल उपकरण दान किए हैं। बीएमसी के मुताबिक बीबी ने जो इक्विपमेंट दान किए हैं उनमें मॉनिटर्स, सी आर्म इमेज इंटेंसिफायर और इन्फ्यूजन पंप शामिल हैं। वेंटिलेटर के अलावा सभी इक्विपमेंट्स करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपए के बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बी द्वारा दिए गए वेंटिलेटर सर्जरी डिपार्टमेंट में लगाए गए हैं और इन उपकरणों की मदद से करीब 30 पेशेंट्स का इलाज किया जा चुका है। जाने माने फिल्मकार और अंधाधुन बनाने वाले श्रीराम राघवन एक्ट्रेस कटरीना कैफ के साथ एक फिल्म लेकर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक कटरीना ने इस फिल्म पर अब काम करना भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कटरीना अब इस फिल्म के लिए रीडिंग सेशन में शामिल हो चुकी हैं ताकि अपने किरदार को समझ सकें। फिल्म का नाम अभी तय नहीं है, लेकिन इससे पहले इस फिल्म का नाम मैरी क्रिसमस बताया जा रहा था। फिल्म से साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति भी अपनी पारी शुरू कर रहे हैं। थलाईवी के बाद कंगना रनौत ने अपकमिंग पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म इमरजेंसी की तैयारी शुरू कर दी है। इस फिल्म में कंगना इंदिरा गांधी के रोल में नजर आने वाली हैं। इसका लुक हासिल करने के लिए कंगना काफी तैयारी कर रही हैं। हाल ही में खबर आई कि वो फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी करेंगी। कोविड पीड़ितों की लगातार मदद कर मसीहा बने सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो साइकिल पर अंडा, ब्रेड, पाव, रस्क, मुड़ी और चिप्स जैसी चीजें बेचते नजर आए। वीडियो के कैप्शन में सोनू ने लिखा कि फ्री होम डिलीवरी और इस तरह से मैं बढ़ावा देता हूं स्मॉल बिजनेस मार्केट को। WTC के फाइनल में न्यूजीलैंड से हार के बाद टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। शास्त्री ने कहा कि जिस टीम ने इन परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन किया वो जीत की हकदार थी, उसने जीत हासिल किया। कोच ने साथ में ये भी कहा कि ये खिताब इस जीत का गवाह है कि बड़ी चीजें आसानी से नहीं मिलती। न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बीजे वॉटलिंग ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने अपना आखिरी मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में खेला। फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर पहली बार आईसीसी का कोई वर्ल्ड कप जीता है। फाइनल में वॉटलिंग ने पहली पारी में सिर्फ 1 ही रन बनाए थे।
एक साल की देरी से होने वाले टोक्यो ओलंपिक का बहुत मजेदार नहीं होने वाले, न खिलाड़ियों के लिए, न ही फैंस के लिए और न ही जापान की जनता के लिए। वजह है कि कड़े नियम कोरोना की वजह से बनाए गए हैं। न तो दर्शकों और खिलाड़ियों के लिए पूरी तरह से आज़ादी होगी, वेन्यू पर एंट्री के समय तापमान नापा जाएगा। इसके साथ ही उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी जिनका तापमान कहीं ना कहीं मानकों के अनुरूप नहीं होगा। टिकट का पैसा भी रिफंड नहीं होगा। उन्हें पूरे समय मास्क लगाना होगा, किसी भी तरह से चीयर नहीं कर सकेंगे, गले नहीं मिल सकेंगे, खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ भी नहीं ले पाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत का 13 साल का इंतजार खत्म हो सकता है। तीसरी बार इस मेगा स्पोर्ट्स इवेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले 75 किलोग्राम कैटेगरी के विकास कृष्णन अपने दमदार पंच की बदौलत मेडल के दावेदार हो सकते हैं। 75 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लेने वाले विकास इकलौते भारतीय बॉक्सर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो कप में फ्रांस के खिलाफ 2 गोल करने के साथ ही ईरान के पूर्व स्ट्राइकर अली डेई के 109 गोल करने के अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए मैच का पहला गोल 31वें मिनट में पेनल्टी से किया। रोनाल्डो लगातार 5 यूरो कप में गोल करने वाले भी पहले खिलाड़ी हैं।